Hey guys, welcome to my channel Current Velocity। सो रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक मांगा के पिछले पार्ट में हमने रैग्नारॉक टूर्नामेंट के राउंड 10 की फाइट को एक्सप्लेन कर दिया था, जिसमें ओकिता सोजी गॉड सुसानो से जीत गया था। लेकिन इस पार्ट में हम रैग्नारॉक मांगा की सबसे इंटरेस्टिंग फाइट को एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि राउंड 11 में ह्यूमन सीमो हाया की फाइट गॉड लोकी से होने जा रही है, जिसमें सीमो हाया एक ऐसा इंसान है जिसने स्नाइपिंग करने में महारत हासिल कर रखी है, जिसका हर एक शॉट 100% एक्यूरेट होता है। वहीं गॉड्स की तरफ से गॉड लोकी फाइट करने जा रहा है, जिसे देवताओं में सबसे चालबाज और ट्रिक्स करने वाला गॉड माना जाता है, जिसकी ट्रिक्स और चालों से तो बड़े बड़े गॉड्स भी डरते हैं। क्या गॉड लोकी अपनी चालबाजी और ट्रिक्स के दम पर सीमो हाया की स्नाइपर की बुलेट से बच सकता है? और क्या सीमो हाया की बुलेट्स एक गॉड को भी मार सकती हैं या फिर नहीं? ये सभी बातें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ में ही हम सीमो हाया की बैक स्टोरी भी देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि इस बंदे को व्हाइट डेथ क्यों कहते हैं। खैर, मैंने रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक मांगा के पहले भी कुछ पार्ट्स एक्सप्लेन किए थे, जिन्हें मैंने लाइन वाइज एक प्लेलिस्ट में सेट कर दिया है, तो वहाँ से आप रैग्नारॉक की मेरी सभी वीडियोस लाइन वाइज देख सकते हैं। खैर, पिछली वीडियो में हमने गॉड बुद्धा को सीक्रेटली ब्रुनहिल्डे से कुछ बात करते हुए देखा था, जिसमें बुद्धा सीक्रेटली कहते हैं कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। सो रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक मांगा का पार्ट 6 शुरू होता है। ह्यूमन सीमो हाया वर्सेस गॉड लोकी राउंड 11। रैग्नारॉक टूर्नामेंट के राउंड 10 में ओकिता सोजी गॉड सुसानो से जीत चुका है, जिससे इस टूर्नामेंट का स्कोर हो चुका है 5-5, जिसमें अभी ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए अभी भी 2 राउंड और जीतना बाकी है, नहीं तो ह्यूमैनिटी को खत्म कर दिया जाएगा। इसीलिए हम वेलकारी ब्रुनहिल्डे को काफी ज्यादा परेशान मूड में देखते हैं। उसे यहाँ पर समझ में ही नहीं आ रहा होता कि इंसानों की ओर से अगली फाइट किसे करना चाहिए। इंसानों की तरफ से इन 4 फाइटर्स के नाम ब्रुनहिल्डे के सामने होते हैं। नंबर 1 साकाता किंतोकी, जिसके अंदर प्राइमोर्डियल गॉड्स का खून है, जिसकी फाइट वेलकारी शायद ओडिन से करवाना चाहती है। नंबर 2 सीमो हाया, जहां पबजी में स्नाइपर के शॉट्स कनेक्ट करने में स्ट्रगल करते हैं, वहां ये स्नाइपर यूज करने वाला फिनलैंड का प्लेयर सीमो हाया, जो बिना स्कोप के ही रियल लाइफ में आपसे बेहतर स्नाइपर चलाता है, जिसकी बुलेट हिट करने की एक्यूरेसी 100% रहती है। नंबर 3 रास्पुतिन और नंबर 4 नोस्ट्राडामोस, जिसने हेवन से लेकर हेल तक तहलका मचा दिया था। ब्रुनहिल्डे के सामने गॉड्स के फाइटर्स में से 3 नाम होते हैं जो अगली फाइट्स में लड़ने वाले हैं। नंबर 1 गॉड ओडिन, नंबर 2 अनुबिस और नंबर 3 गॉड लोकी। इन गॉड्स फाइटर्स के नाम में से ब्रुनहिल्डे जानती थी कि अगर अगले राउंड में गॉड लोकी फाइट करता है तो ब्रुनहिल्डे के पास एक ऐसा ह्यूमन फाइटर है जो कि लोकी जैसे गॉड को भी हरा सकता है। लेकिन ब्रुनहिल्डे श्योर नहीं होती कि गॉड्स की तरफ से अगली फाइट कौन करेगा, इसीलिए ब्रुनहिल्डे सीधा गॉड लोकी से बात करने पहुंच जाती है, जिससे अगले राउंड में गॉड लोकी ही फाइट करे। ब्रुनहिल्डे ने लोकी को एक पानी वाले फव्वारे के पास बात करने के लिए बुलाया होता है। लोकी के दिल में ब्रुनहिल्डे के लिए फीलिंग्स होती हैं, इसीलिए वो तुरंत ब्रुनहिल्डे से बात करने आ जाता है। लोकी ने पहले ब्रुनहिल्डे के सामने एक प्लान रखा था कि अगर ब्रुनहिल्डे गॉड्स के साथ आ जाती है तो वो उसे गॉड ओडिन से बात करके उसकी जान बचा सकता है, क्योंकि मोस्ट लाइकली ओडिन रैग्नारॉक टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद वेलकारी के जान के पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि ओरिजिनली रैग्नारॉक शुरू करने का प्लान गॉड ओडिन का था, मगर वेलकारी ने ये टूर्नामेंट शुरू करके उसके रास्ते में आ गई थी। ब्रुनहिल्डे रैग्नारॉक टूर्नामेंट जीतकर अपने बॉयफ्रेंड सिगफ्रीड को भी बचाना चाहती है, वो भी गॉड ओडिन से। ओडिन, ब्रुनहिल्डे, लॉर्ड सिगफ्रीड और इस टूर्नामेंट का साथ में क्या कनेक्शन है और साथ में ही प्राइमोर्डियल गॉड्स क्या हैं, इन सभी बातों को मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जिसे आप देखना मत भूलना। खैर, यहाँ पर लोकी ब्रुनहिल्डे से कहता है, क्या हुआ, तुम्हारा मूड बदल गया? क्या तुम मेरे प्लान में साथ देना चाहती हो? यहाँ ब्रुनहिल्डे का बिल्कुल भी मूड नहीं होता कि वो लोकी के इस प्लान में साथ दे, क्योंकि इससे अल्टीमेटली ह्यूमैनिटी और उसका बॉयफ्रेंड सिगफ्रीड मारा जाएगा। बल्कि ब्रुनहिल्डे तो राउंड 11 में लोकी को फाइट करने के लिए उकसाने के लिए आई होती है, इसीलिए वो लोकी से भीख मांगते
जाते हुए यहाँ पर कहती है, लोकी लोकी मैं तुम्हारे सामने सर झुकाती हूँ, क्या तुम अगले राउंड में फाइट कर सकते हो? जिस पर लोकी कहता है, तुम इस हद तक गिर जाओगी मैंने सोचा नहीं था, क्या सच में तुम मुझे जान से मारना चाहती हो? जिस पर ब्रुनहिल्डे कहती है, लॉर्ड लोकी अगले राउंड के लिए मेरे पास एक ऐसा योद्धा फाइटर है जो तुम्हें हरा देगा। जिस पर लोकी कहता है, तुम्हें सच में लगता है मैं एक इंसान से हार जाऊंगा? हाँ ऐसा हो ही नहीं सकता, वैसे तो मैं इतनी बुरी तरह से ही अगर चाहती हो कि मैं अगली फाइट में लड़ूं तो मैं अगली फाइट जरूर करूंगा। हाँ वैसे भी मैं राउंड 11 में फाइट करने ही वाला था, तुमने तो फालतू में ही इतना दिमाग लगा दिया। यहाँ से जाते हुए लोकी ब्रुनहिल्डे के लिए एक गुलाब का फूल भी छोड़कर जाता है, जिस गुलाब के फूल को देखकर हमें पता चलता है कि लोकी ब्रुनहिल्डे से मिलने आया था कुछ और ही बात करने के लिए। इसके बाद लोकी अपने रूम में पहुंचता है। यहाँ लोकी को हम फर्श पर पड़ा हुआ देखते हैं, जहाँ लोकी अपनी उंगलियों से फर्श को खरोंचते हुए कहता है, ब्रुनहिल्डे मैं जानता हूँ तुम अंकल ओडिन को हराकर तुम अपने बॉयफ्रेंड को बचाना चाहती हो, मगर आज इसी वजह से तुमने फिर से मेरा दिल तोड़ दिया। हा तुम्हारे अगले योद्धा का तो मैं मर्डर ही कर दूंगा। खैर इसके बाद हम देखते हैं इजिप्शियन गॉड अनुबिस उछलते कूदते हुए फिर से ज़्यूस के पास पहुँचता है और उनसे कहता है, हाँ मैं काफी खुश हूँ, ये अगली फाइट मैं लड़ूंगा, मैं अगली फाइट में लड़ने वाला हूँ, मजा आ गया। मगर गॉड ज़्यूस फिर अनुबिस को गोली देते हुए कहते हैं, अगली फाइट तो गॉड लोकी लड़ने जा रहा है, वो हमारी परमिशन के बिना ही राउंड 11 में एंटर हो गया। खैर इसके बाद ब्रुनहिल्डे अपने रूम में पहुँचती है और लोकी से अगले फाइट लड़ने वाले ह्यूमन फाइटर्स को चूज करते हुए कहती है, लॉर्ड लोकी मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इस टूर्नामेंट में घसीट दिया, लेकिन ह्यूमैनिटी और मेरे प्यारे लॉर्ड सिगफ्रीड को बचाने के लिए मुझे ये करना ही था। प्रोबेबली ह्यूमन की हिस्ट्री में सिर्फ एक ही ऐसा इंसान है जो गॉड ऑफ ट्रिक्स को मात दे सकता है, और वो इंसान है सीमो हाया द व्हाइट डेथ, जिसने बिना रिवील हुए सोवियत आर्मी के 500 से ज्यादा सोल्जर्स को मार गिराया था, वो भी सिर्फ एक नो स्कोप स्नाइपर के दम पर। इसके बाद हम एक जंगल में 12th वेल्कायरी रेड ग्रीडनर को देखते हैं, जो कि व्हाइट डेथ सीमो हाया से मिलने के लिए आई होती है। जब सीमो हाया इस जंगल में नहीं मिलता तब वेल्कायरी रेड ग्रीडनर मैट बिछाकर चाय पानी का नाश्ता करने लगती है। वेल्कायरी रेड ग्रीडनर आराम से नाश्ता कर रही होती है, तभी उसे अपने पीछे किसी की प्रेजेंस महसूस होने लगती है। यहाँ वेल्कायरी होने के बावजूद वो सीमो हाया को इस जंगल में नहीं ढूंढ पाई, जो कि ये बात दिखाता है कि सीमो हाया वाइल्ड कॉम्बैट और छुपने के मामले में कितना ज्यादा माहिर है। वेल्कायरी ग्रीडनर सीमो हाया से यहाँ पर कहती है, ओ मुझे तो तुम्हारी प्रेजेंस महसूस नहीं हुई, शायद तुम ही व्हाइट डेथ सीमो हाया हो और मैं हूँ 12th वेल्कायरी जो तुम्हारे साथ अगले राउंड में लड़ने वाली है। जिस पर सीमो हाया सैल्यूट करते हुए कहता है, तो चलो अपने फादरलैंड को मिलकर प्रोटेक्ट करते हैं। रैग्नारोक टूर्नामेंट के 11वां राउंड शुरू होने लगता है। राउंड 11 देखने के लिए काफी ज्यादा भीड़ पहुंच चुकी होती है, लेकिन पिछली बार की तरह ही अब की बार का अरीना भी कुछ ज्यादा ही अलग होता है। अरीना के बीचों बीच बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई होती हैं, जिसके चारों ओर पूरी ऑडियंस बैठी होती है इस मैच को देखने के लिए, क्योंकि राउंड 11 की फाइट अरीना और स्टेडियम से बाहर एक जंगल में होने वाली होती है, और इस जंगल वाले बैटल ग्राउंड को गॉड्स की पावर से बनाया होता है, जिसमें इस वाइल्ड जंगल बैटल ग्राउंड में सर्दियों का वेदर भी रखा गया होता है, जहाँ पर बर्फ भी गिर रही होती है और यहाँ का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस होता है। और साथ में राउंड 11 की फाइट पर नजर रखने के लिए जानवरों में कैमरा और माइक्रोफोन्स लगाए होते हैं। इस जगह के बर्फ के बैटल ग्राउंड में अचानक से सीमो हाया की झलक दिखती है, जिसे देखकर टूर्नामेंट का एंकर कहता है, 5 राउंड गॉड्स और 5 राउंड ह्यूमन जीत चुके हैं, जिसका मतलब यह है अब इस टूर्नामेंट में आगे और 3 राउंड ही बचे हैं, जिसमें गॉड्स या ह्यूमंस में से कोई भी अगले 2 राउंड जीतता है तो वो ही इस टूर्नामेंट का विजेता माना जाएगा। ह्यूमैनिटी शायद अपने अंत के करीब आ चुकी है, तो उनकी तरफ से अगला फाइटर कौन होगा जो कि गॉड्स के अगेंस्ट एक और राउंड सेव कर सकता है। सो देखिए वो इंसान है ये आदमी। साल 1929 में विंटर वॉर के दौरान सोवियत आर्मी ने फिनलैंड देश में घुसना शुरू कर दिया था, जिस मोमेंट पर एक इंसान ने अपनी राइफल स्नाइपर को उठाया और सोवियत आर्मी का सामना करने लग गया। इस आदमी ने सुंदर जंगलों और जमीन पर छुपकर सोवियत
सोवियत आर्मी का सामना किया और अपनी स्नाइपर के दम पर पूरी आर्मी को खदेड़कर भगा दिया। इस स्नाइपर सीमो हाया के बारे में एक बात जान लीजिए। इस सीमो हाया नाम के बंदे ने अपने स्नाइपर चलाने की स्किल्स और बुलेट की एक्यूरेसी के आतंक से पूरी सोवियत आर्मी को हरा दिया था। जहां इस आदमी की शूटिंग एक्यूरेसी थी 100%। इस आदमी ने एक नॉर्मल M28 स्नाइपर राइफल को यूज किया था जिसमें कोई स्कोप भी नहीं लगा था। उसके बावजूद उसने अकेले 542 दुश्मनों को मार गिराया था। इंसानों की हिस्ट्री का सबसे ताकतवर स्नाइपर दी व्हाइट डेथ सीमो हाया इस बैटल ग्राउंड में एंटर हो चुका है और ये बैटल ग्राउंड फिनलैंड के एक जंगल से बना है, जहां पर ये स्नाइपर सीमो हाया ने अपने सबसे बड़े कारनामे को अंजाम दिया था, सोवियत आर्मी को इस लैंड से भगाकर। वैसे आप जान लीजिए इस बैटल ग्राउंड को लोकी के कहने पर ही चुना गया है। खैर इसके बाद राइड ऑफ द वेलकारी नाम का एक सॉन्ग इस बैटल ग्राउंड में प्ले होने लगता है और डांस करते हुए गॉड लोकी यहाँ पर अपीयर हो जाता है। लोकी के डांस को देखकर ये वाली गॉड वुमेन को तो काफी ज्यादा मजा आता है, लेकिन गॉड शिवा को लोकी का ये डांस बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि गॉड शिवा इस मांगा में डांस के मामले में सबसे आगे हैं। खैर लोकी की एंट्री पर एंकर कहता है नॉर्थ माइथोलॉजी का सबसे एविल और शरारती गॉड इस बैटल ग्राउंड में आ चुका है, एक बेहतरीन डांस करते हुए। गॉड लोकी ने अच्छे से अच्छे गॉड्स को भी अपने जाल में फंसाया है और उन्हें उल्लू बनाया है क्योंकि लोकी हर समय अपने आसपास केओस देखने की मंशा रखता है। इसी की वजह से हेवन के अच्छे से अच्छे गॉड भी लॉर्ड लोकी से डरते हैं। एक शरारती चकमा देने वाला गॉड लोकी की फाइट होने जा रही है इंसानियत के सबसे ताकतवर स्नाइपर सीमो हाया से। लोकी के इस बैटल ग्राउंड को चुनने को लेकर एरिस कहता है आखिर लोकी के दिमाग में चल क्या रहा था, इस बैटल ग्राउंड से तो हमारे दुश्मन को ही फायदा होगा। जिस पर हर्मीस और गॉड ज़्यूस कहते हैं एरिस इसके पीछे लोकी का कोई ना कोई मकसद जरूर होगा क्योंकि लोकी की ताकत सबसे ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी और अजीब है। इसी की वजह से भले ही लोकी का दुश्मन उससे कॉम्बैट और पावर में जीत जाए मगर किसी वजह से हमेशा लोकी हर बैटल ग्राउंड में बचकर सामने आ जाता है। खैर यहाँ पर एरिस किसी वजह से लोकी को एक फेसलेस असासिन के रूप में बताता है, जिसका मतलब ये होता है कि लोकी का ये फेस असली नहीं हो सकता, जिसके बारे में तो मैं भी नहीं जानता। खैर इसके बाद राउंड 11 की फाइट शुरू होने से पहले सीमो हाया अपनी पोजीशन सेट करके छुप जाता है और उसका एम लोकी की हरकतों पर रहता है, मगर तभी लोकी अपने हाथ से निकालता है धुआं, जिसके बाद लोकी सीमो हाया के एम से गायब हो जाता है। इसके बाद रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक राउंड 11 की ये फाइट शुरू हो जाती है, जिसके तुरंत बाद धुएं में से लोकी के क्लोन्स अपीयर हो जाते हैं, जिसमें खुद लोकी, ओडिन, थॉर और हरक्यूलिस के क्लोन शामिल होते हैं। यहाँ पर ये सभी लोकी के द्वारा बनाए गए ये चारों क्लोन गॉड्स चारों तरफ के पेड़ों और छुपने वाली जगह को डिस्ट्रॉय करते हुए सीमो हाया को ढूंढने लगते हैं, जिसके बाद ऐसा लगता है कि ये बैटल 4 वर्सेस 1 की बन चुकी है। दर्शकों को लगता है कि ये लोकी के क्लोन्स इल्यूजन हैं, मगर ये गॉड्स के क्लोन्स अपनी ताकत को यूज करके पेड़ों और छुपने वाली जगह को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, जिसका मतलब ये है कि ये क्लोन्स कोई इल्यूजन नहीं है, ये लोकी के एक्चुअल क्लोन्स हैं जिनके अंदर पावर्स भी हैं। 4 दुश्मनों को सीमो हाया के अगेंस्ट देखकर ये फाइट चीटिंग जैसी लगती है, जिस पर जैक द रीपर भी कहता है अनएक्सेप्टेबल। लोकी के 3 क्लोन सीमो हाया की लास्ट पोजीशन पर पहुंचते हैं, लेकिन सीमो हाया तब तक अपनी पोजीशन से ही गायब हो चुका होता है। सीमो हाया के गायब होने का क्या मतलब है? क्या वो इस जंगल में छुपकर एक परफेक्ट शॉट मारने की तैयारी में बैठा होगा, एक ऐसा सिंगल डेडली शॉट जिससे गॉड लोकी को मारा जा सकता है? मगर क्या सीमो हाया जानता भी है इन क्लोन्स में असली लोकी कौन है? लोकी बड़ी चालाकी से इस बैटल ग्राउंड के बीच ओपन में खड़ा होता है। ऊपर से वो अपनी पावर्स को एक्सप्लेन करते हुए कहता है हम हिस्ट्री के ताकतवर स्नाइपर को ढूंढना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि वो छिपने में काफी ज्यादा माहिर है। हेलो स्नाइपर दोस्त, इस तरह से तो मैं कभी भी तुम्हें नहीं ढूंढ पाऊंगा। चलो मैं तुम्हें अपने पावर्स के बारे में कुछ बताता हूँ। देखो मेरी ये रिंग, इसकी मदद से मैं और भी ज्यादा क्लोन्स बना सकता हूँ। सो इसके बाद होता ये है, गॉड लोकी इस रिंग को यूज करने के बाद लोकी अपने हाथ से और भी ज्यादा धुआं निकालने लगता है, जिसमें से लोकी के और भी ज्यादा क्लोन्स निकलने लगते हैं, जिसके बाद 50 से ज्यादा लोकी के क्लोन्स सीमो हाया को इस
जंगल में ढूंढने लग जाते हैं। लोकी के इतने सारे क्लोन्स होने की ये टेक्निक किसी को भी समझ में नहीं आती और इसी तरह से ये फाइट चलती रही तो लोकी कुछ ही देर में सीमो हाया को ढूंढने में कामयाब हो जाएगा। इसके बाद लोकी एक माइक स्पीकर से बात करते हुए चिल्लाते हुए कहता है, मेरे स्नाइपर दोस्त डर गए क्या? तुम ये तो जानते ही होगे मैं भी इस छुपन छुपाई के खेल में कितना ज्यादा माहिर हूँ। मेरे इतने क्लोन से बचकर तुम कहाँ छुपोगे? बस कुछ देर और ढप्पा, मैं तुम्हें भी ढूंढ लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं सीमो हाया का एम अभी भी लोकी पर होता है मगर वो उसे यहाँ पर सूट नहीं करता क्योंकि ये लोकी नकली क्लोन भी हो सकता है। जब तक यहाँ पर लोकी को सीमो हाया नहीं मिलता तब तक लोकी बड़बड़ाते हुए कहता है, मेरे स्नाइपर दोस्त जब तक तुम नहीं मिलते तब तक मेरी पावर्स के बारे में जान लेते हैं। मेरी ये रिंग जिसे दी रिंग ऑफ चेस्टर कहते हैं, इसकी मदद से मैं किसी भी चीज को कॉपी कर सकता हूँ और उनसे क्लोन बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल तुम इस खरगोश को देखो, इसे छूकर मैं इसकी संरचना को समझकर मैं इसकी कॉपी बना सकता हूँ। देखो बिल्कुल इस तरह से, हाँ इसी तरह से मैं अपने हाथों से छूकर किसी भी गॉड या फिर इंसान किसी भी चीज की कॉपी बना सकता हूँ। नॉर्मल सिनारियो में मैं अपनी ताकत से सिर्फ 5 ही कॉपी बना सकता हूँ मगर इस रिंग की मदद से मैं इन्फिनाइट कॉपीज बनाने में कामयाब हो जाता हूँ। और हाँ एक और जरूरी बात, इतने सारे क्लोन्स बनाने के दौरान मुझे इस रिंग को पहनकर रखना होता है। यहाँ गॉड लोकी अपने रिंग को पहनकर रखने वाली बात को बताकर सीमो हाया को फंसाने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद गॉड लोकी हंसते हुए कहता है, हाँ इतने सारे मेरे क्लोन्स के बीच तुम मुझे कैसे ढूंढोगे मेरे स्नाइपर दोस्त? अरे नहीं, एक बात तो मैं भूल ही गया, मैं जितना ज्यादा क्लोन्स बनाता हूँ इससे मेरी पावर्स बराबर क्लोन्स में बढ़ जाती है। अरे यार ये तो गलती हो गई। हाँ कोई बात नहीं, मेरे कमजोर होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी मुझे एक इंसान को ही तो हराना है। यहाँ लोकी अपनी पावर्स को एक्सप्लेन करते समय बताता है कि उसकी पावर्स बराबर सभी क्लोन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं और इस प्रोसेस में खुद लोकी की पावर्स भी कम हो जाती हैं। लेकिन गॉड लोकी की ये बात सीमो हाया के लिए एक ट्रैप होती है क्योंकि असल में लोकी अपने क्लोन्स में डिस्ट्रीब्यूट की गई पावर्स को कंट्रोल कर सकता है, जिसका मतलब ये है खुद लोकी या फिर उसके बनाए हुए कुछ इंडिविजुअल क्लोन्स में अलग अलग पावर्स हो सकती हैं, जिसमें कुछ क्लोन्स काफी ज्यादा पावरफुल और कुछ क्लोन्स काफी ज्यादा कमजोर हो सकते हैं। लोकी के ट्रैप के हिसाब से सीमो हाया अगर एक कमजोर क्लोन पर सूट करता है तो उससे सीमो हाया को लगेगा कि लोकी के क्लोन्स इसी की तरह काफी ज्यादा कमजोर हैं, इसीलिए सीमो हाया अपना डिफेंस को कम कर देगा। और अगर सीमो हाया लोकी के एक पावरफुल क्लोन को सूट करता है तो उससे सीमो हाया को पता लगेगा कि लोकी के सभी क्लोन्स काफी ज्यादा पावरफुल हैं और वो छुपकर ही इस जंगल में बैठा रहेगा। और जब तक सीमो हाया इस जंगल में छुपा रहेगा इससे लोकी को और भी ज्यादा टाइम मिल जाएगा उसे ढूंढने के लिए और इसी प्रकार दोनों ही सिनेरियो में लोकी की जीत हो सकती है। लोकी के बहुत सारे क्लोन सीमो हाया को लगातार ढूंढ रहे होते हैं, जिसमें कुछ लोकी के पावरफुल क्लोन्स भी होते हैं। लोकी की स्ट्रेटेजी को देखकर गौतम बुद्धा कहते हैं, ओ तो ये है लोकी के फाइट करने का तरीका। बैटल ग्राउंड में लोकी अपने ट्रैप्स को कामयाब होते हुए देख हंसते हुए कहता है, ब्रूनहिल्डे तुमने मुझे इस फाइट में खींचा, इसका नुकसान तो तुम्हें झेलना ही होगा क्योंकि तुम्हारा योद्धा स्नाइपर मेरी ताकत और मेरी जस्टर रिंग की ताकत से नहीं बच सकता। गॉड लोकी की क्लोन्स की बनाई हुई आर्मी जंगल में आगे बढ़ रही होती है सीमो हाया को ढूंढने के लिए, लेकिन तभी अचानक से जंगलों में से एक अलग तरह की बुलेट सीमो हाया के द्वारा शूट की जाती है। सीमो हाया के स्नाइपर से निकली हुई ये बुलेट इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि इस बुलेट के हवा में आगे बढ़ते हुए काफी सारे छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और इस बुलेट के टुकड़े से गॉड लोकी के मोस्ट ऑफ द क्लोन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इवन इन क्लोन में थॉर का सबसे ज्यादा ताकतवर क्लोन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखकर पूरे दर्शकों की भीड़ तो हैरान हो ही जाती है। लेकिन गॉड लोकी यहाँ पर आश्चर्य में चला जाता है। इसके बाद दांत कड़कड़ाते हुए लोकी कहता है,
मेरी ज्यादातर क्लोन्स डिस्ट्रॉय हो गए, वो भी सिर्फ एक गोली से। सो इसे कहते हैं उस योद्धा की ताकत जिसे मुझे मारने के लिए लाया गया है। यहाँ सीमो हाया के शॉट का नाम होता है एंटी गॉड्स स्नाइपिंग प्रोफ्यूजन ऑफ फ्लावर, जिसमें सीमो हाया के द्वारा चलाई गई बुलेट एक फूल की पंखड़ियों की तरह अलग अलग होकर बरस जाती है। ऑब्वियसली ये बुलेट वेलकारी रेड ग्रिडनर की ताकत से बनी होगी। लोकी के क्लोन्स के डिस्ट्रॉय होने को देखकर एंकर कहता है अभी अभी व्हाइट डेथ सीमो हाया ने एक शॉट मारा और गॉड लोकी के काउंटलेस क्लोन डिस्ट्रॉय हो गए और ऑडियंस ने अभी अभी एक चमत्कार को एक्सपीरियंस किया। एक सिंगल बुलेट जो सीमो हाया की स्नाइपर राइफल से निकली थी, जिसकी शुरुआती स्पीड 810 मीटर पर सेकंड की थी, जो बुलेट आगे बढ़ते हुए साउंड की स्पीड को भी पार कर गई थी और इस बुलेट से एक फूल की पंखड़ियों की तरह काउंटलेस टुकड़े हवा में फैल गए, जिन टुकड़ों ने चुन चुन कर गॉड लोकी के क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं लोकी को एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ, जहां उसने बुलेट चलने की आवाज से और बुलेट की आने की स्पीड से पता लगा लिया होता है कि सीमो हाया इस जंगल में या फिर इस बर्फ के बैटल ग्राउंड में कहां पर छुपा हुआ हो सकता है। लेकिन सीमो हाया इतना बेवकूफ नहीं होता कि वो इस सिचुएशन में शॉट मारने के बाद वहीं पर रुका रहे, इसीलिए वो तुरंत अपनी पोजीशन से गायब हो जाता है। सीमो हाया की बुलेट्स के इतने पीसेस होना और प्रिसाइसली लोकी के क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देना इतना भी आसान नहीं था। इस तरह की बुलेट स्कैटर होने वाले शॉट्स शॉटगन में देखे जाते हैं, जिनकी रेंज काफी ज्यादा कम होती है, मगर यहाँ शॉटगन जैसी बुलेट होने के बावजूद भी सीमो हाया की इस बुलेट ने काउंटलेस लोकी के क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसलिए जैक द रीपर कहता है इस तरह की बुलेट्स के पीछे कुछ तो राज होगा जिसके बारे में मैं भी नहीं जानता। इवन गॉड एरिस और हर्मीस भी इस बुलेट को लेकर कहते हैं कि ह्यूमंस ने आज तक जितने भी वेपन्स और हथियार बनाए हैं, लेकिन उन सभी हथियारों और गोलियों से गॉड्स को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता, लेकिन सीमो हाया की बुलेट में ऐसा किया था जिसने एक गॉड को भी नुकसान पहुंचा दिया। सीमो हाया की बुलेट की मिस्ट्री के बारे में बात करने के लिए गॉड बुद्धा ब्रुनिल्डे के पास पहुंच चुके होते हैं, जहां बुद्धा ब्रुनिल्डे से कहते हैं ब्रूनी, सीमो हाया की बुलेट्स में ऐसा क्या था जिससे वो गॉड्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं सीमो हाया और वेलकारी के शरीर में वोलेंट प्रोसेस के बाद से वो एक दूसरे से जुड़े हैं, जिसके बाद ही वो अपने शरीर को एक वेपन की तरह एक गॉड के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। मतलब उनका शरीर ही एक वेपन की तरह गॉड्स के खिलाफ यूज हो सकता है। लेकिन सीमो हाया की बुलेट्स ने एक गॉड को कैसे नुकसान पहुंचाया, ये बात मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। जिस पर ब्रुनिल्डे कहती है सिर्फ सीमो हाया नहीं है जो अपने शरीर को सैक्रिफाइस करके ह्यूमैनिटी को बचाना चाहता है। जिस पर बुद्धा कहते हैं शरीर को सैक्रिफाइस करके आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। जिस पर ब्रुनिल्डे बताती है तुमने अभी जो सीमो हाया की स्नाइपर से निकली हुई बुलेट को देखा था, वो बुलेट सीमो हाया के शरीर के किसी ऑर्गन से मिलकर बनी थी। मतलब कि सीमो हाया अपने शरीर के ऑर्गन्स को सैक्रिफाइस करके उनसे बुलेट्स को बना रहा है और हर एक शॉट के साथ सीमो हाया का शरीर सैक्रिफाइस होता जा रहा है और इस तरह की पावरफुल बुलेट बनाने में ऑब्वियसली वेलकारी रेड ग्रीनर उसकी मदद कर रही है। जिस पर हैरान होते हुए गॉड बुद्धा कहते हैं क्या कहा अपने शरीर के एक ऑर्गन के बदले सिर्फ एक बुलेट, ये तो काफी ज्यादा पेनफुल होगा, आखिर वो इस तरह से फाइट क्यों कर रहा है। सीमो हाया इस बंदे का क्लियर माइंड एंड डेडिकेशन देखकर मेरे लिए उसकी रिस्पेक्ट काफी ज्यादा बढ़ गई। जिस पर ब्रुनिल्डे बुद्धा से कहती है तुम इसकी रिस्पेक्ट करो या फिर नहीं, वो तो अपने फादरलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट कर रहा है। और एक बात और जान लो, सीमो हाया जितने लोगों को मारता है उससे सीमो हाया के दिल का दर्द और भी ज्यादा बढ़ता जाता है। भले ही इस लड़ाई में सीमो हाया का शरीर डिस्ट्रॉय हो रहा है, लेकिन उसके लिए ये सैक्रिफाइस अपने पापों के प्रायश्चित करने के लिए सबसे परफेक्ट है। इससे सीमो हाया को मोक्ष प्राप्त करने में आसानी होगी। बैटल ग्राउंड में लोकी के अगेंस्ट फाइट के दौरान सीमो हाया अपनी दूसरी बुलेट स्नाइपर में लोड कर लेता है। सीमो हाया की ये दूसरी बुलेट उसके लीवर से मिलकर बनी होती है और जैसा कि हम जानते हैं कि वेलकारी भी सीमो हाया से जुड़ी हुई है, इसी वजह से वेलकारी रेड ग्रीनर के शरीर के ऑर्गन भी सैक्रिफाइस हो रहे होते हैं। मतलब कि यहाँ पर इस फाइट में सीमो हाया और वेलकारी रेड ग्रीनर दोनों ही बराबरी का पेन झेल रहे हैं।
सीमो हाया अपने शरीर को डिस्ट्रॉय करके फाइट क्यों कर रहा है? क्या ऐसा करने में उसे मजा आता है या फिर इसके पीछे कुछ और ही वजह है और वो शरीर को डिस्ट्रॉय करके अपने पापों की प्रायश्चित कर रहा है? तो चलिए जानते हैं कि सीमो हाया किस तरह से अपने पापों का प्रायश्चित करता है। दिसंबर में 1939 के दौरान वर्ल्ड वॉर के 2 के समय, जैसा कि आप इस मैप पर देख सकते हैं, सोवियत आर्मी के 1 मिलियन सोल्जर इन एरिया से फिनलैंड में घुसना शुरू कर दिए थे, जिससे वो फिनलैंड पर कब्जा करके उसे सोवियत यूनियन का पार्ट बना सकें। सोवियत आर्मी के सामने फिनलैंड के सिर्फ 2.5 लाख सोल्जर्स ही इस पूरी आर्मी को रोकने के लिए तैयार थे, मगर फिनलैंड की ये आर्मी किसान और वहाँ के हंटर से मिलकर बनी थी, जिसका मतलब ये था सोवियत आर्मी के सामने फिनलैंड की आर्मी का टिकना नामुमकिन था। और इस ठंड और बर्फ के मौसम में फिनलैंड और सोवियत आर्मी के बीच चल रहे इस वॉर को दुनिया में विंटर वॉर के नाम से जाना जाता है। फिनलैंड की कोला नदी के पास से सोवियत आर्मी अपनी 4000 टोलियों के साथ घुसपैठ करना शुरू कर चुकी थी और इस जगह पर फिनलैंड के सिर्फ 32 ही आदमी पूरी आर्मी को रोकने के लिए तैयार थे। मगर इस जगह पर एक ऐसा इंसान योद्धा मौजूद था जिसकी स्नाइपर बुलेट से बचना आसान नहीं था। हम देखते हैं सोवियत आर्मी की घुसपैठ के दौरान सीमो हाया अपनी स्नाइपर के साथ एक पेड़ पर बैठकर स्नाइपिंग कर रहा होता है और वो कुछ ही देर में सोवियत आर्मी के लगभग 136 सोल्जर्स को मार चुका होता है। ऊपर से सीमो हाया के मारे गए सोल्जर्स की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही होती है। इस वक्त इस बैटलफील्ड का टेम्परेचर -40 डिग्री से भी कम होता है, मगर सीमो हाया अपनी हर एक बुलेट के साथ लगातार 100% एक्यूरेसी के साथ सोवियत आर्मी के सोल्जर्स को मार रहा होता है, जबकि यहाँ पर सीमो हाया की स्नाइपिंग रेंज 500 मीटर से भी ज्यादा होती है। साथ में ही उसने अपने स्नाइपर में किसी भी तरह का स्कोप नहीं लगाया होता। यहाँ पर आयरन साइट का यूज करके ही पूरी 100% एक्यूरेसी से दुश्मनों को मार रहा था। जब सीमो हाया सोवियत आर्मी के लगभग 138 सोल्जर्स को मार चुका था, इस बीच सोवियत आर्मी के बीच सीमो हाया का खौफ फैलने लगता है, जिसमें सोवियत आर्मी के सोल्जर्स स्नाइपर बुलेट खाने के बाद कहते हैं, हमें व्हाइट डेथ के द्वारा टारगेट किया जा रहा है, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। और इसी तरह से सोवियत आर्मी के बीच व्हाइट डेथ का खौफ पूरी तरह से फैल जाता है और सोवियत आर्मी डर के मारे पीछे हटने लग गई थी। सोवियत आर्मी को सिर्फ 32 आदमियों के ग्रुप ने इस बैटलफील्ड से खदेड़कर भगा दिया था। एक ऐसा चमत्कार जिसे दी व्हाइट डेथ के द्वारा परफॉर्म किया गया था, जिसे हम स्नाइपर सीमो हाया के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इन सभी 32 सोल्जर्स को, ये सभी अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, मगर यहाँ पर जो इस लड़ाई के दौरान MVP था, बल्कि वो तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं होता। हम देखते हैं सीमो हाया इस बीच कहीं दूर जंगलों में इतनी ज्यादा ठंड में अकेला बैठा होता है और वो लगातार अपने द्वारा मारे गए दुश्मन सोल्जर्स के बारे में सोच रहा होता है और साथ में ही उसके द्वारा मारे गए सोल्जर्स की संख्या को काउंट कर रहा होता है, क्योंकि सीमो हाया को किसी भी इंसान को मारने में मजा नहीं आता। उसके लिए किसी को मारना एक बहुत बड़ा पाप होता है, मगर अपने फादरलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे ये करना पड़ता है। सीमो हाया ने जब पहली बार किसी दुश्मन को अपनी स्नाइपर से मार गिराया था, तब से ही सीमो हाया ढंग से रातों को सो भी नहीं पाता। उसे मरे हुए दुश्मन ही अपने आंखों के सामने नजर आते हैं और हर एक दुश्मन के मारे जाने पर सीमो हाया के दिल में और भी ज्यादा दर्द बढ़ने लगता है। लेकिन एक दिन मार्च 1940 को एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से सीमो हाया अपने पापों के प्रायश्चित करने में सफल हो गया। इस विंटर वॉर के दौरान जब सीमो हाया अपने स्नाइपर से पूरे 540 किल कर चुका था, इस बीच सोवियत आर्मी के किसी एक सोल्जर ने अपने स्नाइपर से हवा में ही एक बुलेट को शूट कर दिया था, जिस बुलेट का किसी भी टारगेट से टकराना नामुमकिन सा होता है, मगर ये बुलेट एक हार्ड रॉक से टकराकर सीमो हाया को लग गई थी, जिसकी वजह से सीमो हाया का जॉ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था और इसके बाद से ही सीमो हाया ने कभी भी स्नाइपिंग नहीं की। यहाँ पर सीमो हाया मरने की हालत में होता है, तब वो कहता है, मेरे पापों की सजा एक दिन तो मिलनी ही थी, मगर ये आज होगा मैंने सोचा नहीं था। हाँ, अच्छा है, अब मैं मोक्ष की प्राप्ति कर सकता हूँ।
इंसानों की हिस्ट्री में सीमो हाया की स्नाइपर किल्स की संख्या ऑफिशियली 542 कही जाती है, जिसकी वजह से ही सीमो हाया को ह्यूमन की हिस्ट्री का हाईएस्ट किल करने वाला स्नाइपर माना जाता है। मगर हाईएस्ट किल होने के बावजूद भी ये इंसान अंदर से काफी ज्यादा काइंड था। प्रेजेंट में लोकी वर्सेस सीमो हाया की फाइट में हम देखते हैं सीमो हाया अपनी स्नाइपर को रिलोड करता है, जिसमें उसकी अगली बुलेट उसके लीवर को सैक्रिफाइस करके बनी होती है। इससे ज्यादा इस प्रोसेस में वेलकारी रेड ग्रिडनर का शरीर भी डैमेज हो रहा होता है, क्योंकि वो खुद भी सीमो हाया से जुड़ी थी। सीमो हाया का एम सीधा गॉड लोकी के ऊपर होता है। वहीं पेड़ के पीछे गॉड लोकी भी जानता था कि उसे अभी भी सीमो हाया के द्वारा एम किया जा रहा होगा। सो इसके बाद होता ये है, सीमो हाया सीधा गॉड लोकी पर अपने अगली बुलेट शूट कर देता है। यहाँ सीमो हाया का ये शॉट इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इसके इम्पैक्ट से खुद सीमो हाया भी पीछे हवा में उड़ जाता है। सीमो हाया के इस शॉट का नाम होता है एंटी गॉड स्नाइपिंग, एक ऐसा हंस पक्षी जो कि हेवन में भी छेद कर सकता है। सीमो हाया की ये बुलेट लोकी की ओर बढ़ रही होती है और लोकी का रिएक्शन भी इतना ज्यादा तेज होता है कि वो इस बुलेट को अपनी ओर आते हुए देख लेता है, जिसकी वजह से लोकी तुरंत ही अपने बनाए हुए क्लोन्स को उस बुलेट के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अच्छी पावर्स होने के बाद भी लोकी के ये क्लोन्स सीमो हाया की बुलेट से डिस्ट्रॉय होते चले जाते हैं, मगर लोकी यहीं पर हार नहीं मानता। वो अपनी ताकत से एक मजबूत दरवाजे को बनाता है और उस दरवाजे को इस बुलेट के सामने खड़ा कर देता है, जिस दरवाजे को तोड़ना एक गॉड के लिए भी आसान नहीं होता। मगर होता ये है, सीमो हाया की ये बुलेट इस दरवाजे को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ती है और सीमो हाया की बुलेट हेडशॉट के साथ लोकी के हेड पर कनेक्ट हो जाती है और गॉड लोकी वहीं पर मारा जाता है। गॉड लोकी की मौत को देखकर पूरा अरीना हैरान हो जाता है। और यहीं पर रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक मांगा का पार्ट 5 एंड हो जाता है। अगले पार्ट में हम गॉड लोकी वर्सेस सीमो हाया की फाइट कंटिन्यू होते हुए देखेंगे, जिसमें हम गॉड लोकी की बैक स्टोरी देखने वाले हैं, जो कि लोकी की ये बैक स्टोरी काफी ज्यादा इमोशनल होने वाली है। क्या गॉड लोकी इतनी आसानी से मर जाएगा या फिर वो अभी भी जिंदा है? ये सभी बातें हम रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक मांगा के पार्ट 7 में ही जान पाएंगे। सो अब मिलते हैं इस मांगा के अगले पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।